नमस्कार एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के भविष्य की। जी हाँ, भारत जो बहुत ही जल्द अपना 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाला है और ठीक उसके कुछ दिन बाद भारत की मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। मंगल जो कि भारत के लिए एक मेलेफिक प्लैनेट है, 12th हाउस लॉर्ड है, सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, ऑलरेडी अपना मेलेफिक इन्फ्लुएंस दिखा रहा है। तो इस वीडियो में हम इन चीजों को एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि भारत में आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसी रहेगी मंगल की महादशा और आगे राहु की महादशा क्या रंग लेके आएगा। उसी के साथ साथ हम भारत के हॉरोस्कोप का विश्लेषण भी करेंगे। वो कौन से ऐसे प्लेसमेंट्स हैं, कौन से ऐसे राजयोग हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो भारत को एक यूनिक देश बनाते हैं, जो भारत को इतना रैपिड ग्रोथ दिए हैं। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और फायर पावर में भारत का नंबर तीसरे पे आता है। कुछ कारण हैं इन चीजों के जिनको हम भारत के फाउंडेशन हॉरोस्कोप से बिल्कुल जान सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लोग जानते हैं कि भारत की आजादी का जो शुभ मुहूर्त था वो ज्योतिषाचार्यों ने तय किया था। तो जो आप फाउंडेशन चार्ट भारत का देखते हैं, वृषभ लगन का, टॉरस असेंडेंट का, ये केयरफुली सेलेक्ट किया गया था। क्यों रात के 12 बजे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया गया था, इन सभी कारणों को हम जानेंगे। और यही मौका जिन्ना को भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने 14 तारीख को चूज किया। उनका ज्योतिष में कोई विश्वास नहीं था। और आज आप कंट्री की हालत देख सकते हैं, जबकि भारत के राजनेताओं ने, भारत के कुशल स्वतंत्रता सेनानियों ने ज्योतिष के माध्यम से इस देश की एक मजबूत नींव रखी। चलिए जानते हैं कि आजादी की रात क्या हुआ था ऐसा, और वो क्या घटनाक्रम हुए थे, कैसे हुए थे, कौन थे वो लोग जिन्होंने इतनी अचूक गणनाएं करी। और इस स्टोरी को और डीपली जानने के लिए आपको 3 कैरेक्टर्स के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने, पंडित सूर्य नारायण व्यास और पंडित हरदेव शर्मा। और देखिए, जो पंडित नारायण व्यास थे उनको 1958 में पद्म भूषण दिया गया। उसी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सन 2002 में इनके नाम पर डाक टिकट भी रिलीज की गई। तो आप समझ सकते हैं ये कितने प्रभावशाली और कितने ज्ञानी व्यक्ति थे, जिनका सम्मान कांग्रेस की सरकार में भी हुआ था और उसके साथ साथ बीजेपी की सरकार में भी हुआ। पंडित व्यास ने ही 1930 में प्रिडिक्शन कर दी थी कि भारत 1947 में आजाद होगा, जबकि अंग्रेजों के हिसाब से तो भारत को 1948 में आजादी मिलनी थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने अगस्त 1947 में बहुत कम समय दिया भारत के नेताओं को पावर ट्रांसफर करने के लिए। तो जब ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंची तो उन्होंने अपने मित्र और ज्योतिषाचार्य श्री नारायण व्यास को बुलाया और पंडित हरदेव शर्मा के साथ परामर्श करके ये फैसला लिया गया कि ठीक रात के 12 बजे भारत का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया जाएगा। उसी रात को एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक जबरदस्त स्पीच दी। पंडितों के ही परामर्श में उसके बाद पार्लियामेंट को धोया गया और प्यूरिफाई किया गया और रिचुअल्स किए गए। और इस तरह आजाद भारत की नींव रखी गई, वो मजबूत नींव रखी गई। बहुत जबरदस्त कैलकुलेशंस की गई थी और हमें दिखता है कि ये सारी कैलकुलेशन सही साबित हुई है। दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने इतना जल्दी फास्ट आजादी के बाद रैपिड राइज किया हो। कई ऐसी कंट्रीज है जिनको भारत से पहले आजादी मिली है, लेकिन भारत ने मात्र 78 सालों में वो चीजें करके दिखाई है जिसको करने में कई देशों को 150 साल लगे हैं। मैं मानता हूं अभी भी कुछ कमियां हैं, लेकिन देखिए समय के साथ सब पूरी होंगी। और यही सब विश्लेषण मैंने इस वीडियो में किया हुआ है। तो मैंने जो अभी आपको ये जो स्टोरी बताई है कि आजादी की रात कैसे हुआ था, कैसे भारत के ज्योतिषाचार्यों ने राजनेताओं के साथ मिलकर आजाद भारत के हॉरोस्कोप की एक नींव रखी थी, ये स्टोरी 1988 मई में सर वॉड्रू वेट ने, जो इंग्लैंड के बहुत ही जाने माने जानकार राइटर और संपादक रहे थे, उन्होंने लंदन टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का शीर्षक था हु डू नॉट कंसल्ट स्टार। और ये आर्टिकल उन्होंने अमेरिका के तब के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को डिफेंड करने के लिए लिखा था, जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि ये ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष का इस्तेमाल करके ही देश की नीतियों को बना रहे हैं, बड़े बड़े फैसलों को ले रहे हैं। उस आर्टिकल के छपने के बाद ये इंफॉर्मेशन मेन मीडिया और मेन स्ट्रीम लोगों के नॉलेज में आई। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने लोगों को इस स्टोरी के बारे में पता था, कितने लोग जानते थे कि आजादी की रात को वो घटनाक्रम घटे थे। तो चलिए अब हम डिटेल में भारत के हॉरोस्कोप का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं वो कौन से ऐसे योग हैं, वो कैसे ऐसी प्लेसमेंट्स है, वो कौन से नक्षत्र हैं जो भारत को इतना अनोखा देश बनाते हैं, भारत को इतनी यूनिकनेस प्रदान करते हैं, वो पोटेंशियल देते हैं कि कई लोग आज भारत को विश्व गुरु बनते हुए देख रहे हैं। अगर आप लगन पे देखिए तो टॉरस साइन राइज होता है और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है। पंडित सूर्य नारायण व्यास ने यही दो मेन फैक्टर देख के रात के 12 बजे का समय चुना था। लेकिन उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि भारत के हॉरोस्कोप में काल सर्प योग बन रहा है और बनेगा भी। देखिए, ये प्रकृति की ही देन है। भारत सर्पों की भूमि रही है, ये वासुकी की भूमि है, ये तक्षक की भूमि है। और जो लोग वैदिक ज्योतिष का अध्ययन करते हैं वो जानते हैं कि काल सर्प योग कभी भी बीच का सेंटर का काम नहीं करता है, ये एक्सट्रीम में काम करता है, या तो बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा। फॉर्चुनेटली भारत के हॉरोस्कोप में काल सर्प योग ने भारत के हॉरोस्कोप में जो राजयोग बने हैं उनको एम्पलीफाई किया है। अगर हम थर्ड हाउस में देखें, थर्ड हाउस करेज का होता है, यहाँ पे लगन का स्वामी शुक्र, बुध, शनि, चंद्रमा और सूर्य बैठे हुए हैं। तो भारत के हॉरोस्कोप में जो ये राजयोग बना है, जो ये ग्रैंड राजयोग बना है, ये थर्ड हाउस में बना हुआ है।
और अगर हम बेनेफिक और मेलेफिक प्लैनेट्स की बात करें तो भारत के हॉरोस्कोप के लिए दो सबसे प्रोमिनेंट प्लैनेट निकल के आते हैं। पहला शुक्र जो कि लगन का स्वामी है, और दूसरा राहु जो कि एक्सॉल्टेड है भारत के फर्स्ट हाउस में। देखिए 1969 में इसरो की स्थापना हुई। आजादी के बाद वो पहला ऐसा एक स्टेप भारत ने लिया था जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ भारत का पहला कदम था, और ये हुआ था बुध की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में। उसके बाद 1989 में भारत की शुक्र की महादशा शुरू हुई 20 सालों के लिए, और शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतरदशा में ही भारत ने अपनी इकोनॉमी के द्वार पूरी दुनिया के लिए खोले थे, और वहीं से ग्लोबलाइजेशन भारत में शुरू हुआ था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण समय आता है 1998 का। 1998 में भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया, भारत न्यूक्लियर शक्ति बना। और आप दशा महादशा का जरा पैटर्न देखिए, वीनस की महादशा में राहु की अंतरदशा, भारत के जो सबसे दो स्ट्रॉन्गेस्ट और सपोर्टिव प्लैनेट है, उन्होंने भारत को न्यूक्लियर शक्ति बनाया। अगर भारत उस टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट ना करता, अगर शुक्र की महादशा राहु की अंतरदशा में ये इवेंट नहीं हुआ था, तो आज पड़ोसी देश तो भारत को खा चुके होते, आज भारत की स्थिति ना होती, आज भारत बहुत पीछे होता। भारत की एडवांसमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1998 में किया गया पोखरण टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। यही वो इवेंट है जिसके इर्द गिर्द आज मॉडर्न भारत की जो है धुरी घूमती है। और अगर हम और डाइसेक्ट करना चाहें और देखना चाहें कि शुक्र ने भारत को क्या क्या दिया है, तो देखिए 2023 में भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड किया। भारत की महादशा थी मून की और अंतरदशा थी शुक्र की। तो अगेन शुक्र ने भारत के लिए कुछ एक ऐसे ग्लोबल इवेंट्स क्रिएट किए हैं। अगर आप बाकी इवेंट्स को भी ट्रैक करेंगे तो आपको दिखेगा कि राहु और शुक्र ने भारत की प्रोग्रेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और अगर बाकी बेनिफिट्स की बात करें तो भारत के लिए जो बेनिफिक प्लैनेट है वो है सैटर्न, क्योंकि वो योग कारक है, और दूसरा है बुध। इनफैक्ट भारत को आजादी शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा में ही मिली थी। योग कारक की महादशा, योग कारक की अंतरदशा, और देश आजाद हुआ। अब अगर हम भारत का 9th हाउस देखें, जहां पे कैप्रिकॉर्न साइन राइज होता है, देखिए 9th हाउस लोकतंत्र का होता है, 9th हाउस देश के लीडर को भी दर्शाता है, 9th हाउस कल्चरल वैल्यूज का भी होता है। और इन्हीं सारी चीजों के लिए भारत जाना जाता है। डिस्पाइट इतनी विविधताएं होते हुए, इतनी जनसंख्या होते हुए, इतना क्षेत्रफल होते हुए भी भारत के लोकतंत्र में कभी आंच नहीं आई है। हाँ, बस वो एक इमरजेंसी का समय था, वो काला अध्याय था जब लोकतंत्र के ऊपर कुछ एक दाग धब्बे लगे थे। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत की हिस्ट्री काफी क्लीन है। अगर आप बाकी बड़ी कंट्रियों से कंपेयर करें, अगर आप चाइना से कंपेयर करें वो तो कम्युनिस्ट, अगर आप यूएसए से कंपेयर करें वो तो हमेशा आपस में जो है डिवाइडेड रहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो एक सिविल वॉर भी देखा हुआ है। तो ये 9th हाउस का ही इफेक्ट है, जिसपे सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध और शनि के जो है दृष्टि पड़ रही है। उसी के साथ साथ राहु फर्स्ट हाउस से भी 9th हाउस को देख रहा है, और मंगल जो कि 12th हाउस लॉर्ड है, सेकंड हाउस से 9th हाउस को देख रहा है। तो 9th हाउस में जो इतने सारे एस्पेक्ट पड़े हैं, ये भारत के हॉरोस्कोप का जो है एक्सिस है, ये भारत के हॉरोस्कोप की स्ट्रेंथ है। आज भारत अपनी कल्चरल वैल्यूज के लिए जाना जाता है, भारत अपने आयुर्वेद के लिए जाना जाता है, भारत ज्योतिष के लिए जाना जाता है, भारत योग के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट पड़ा हुआ है। उसी के साथ साथ 9th हाउस मजबूत लीडरशिप को भी दिखाता है। तो हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, जो मून की महादशा जो कि 2015 में शुरू हुई थी, ठीक उसी के समय इनका कार्यकाल शुरू हुआ। और उससे पहले इंदिरा गांधी, जो आयरन लेडी के नाम से जाने जाती थी, जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स ऐसे 9th हाउस से ही निकल के आते हैं। और अगर आप भारत के नवमांशा देखें तो नवमांशा भारत का बहुत ही बैलेंस्ड है। नवमांशा में आप सूर्य की पोजीशन देखिए, आप जुपिटर की पोजीशन देखिए, आप सैटर्न की पोजीशन देखिए, ये बहुत ही स्टेबल पोजीशंस है। नवमांशा भारत का बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है D1 को, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। इसी वजह से जो इंडिया की जो ग्रोथ हुई है बहुत ही कम समय में, बहुत ही हार्मोनियस वे में हुई है। अब देखिए कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद भारत एक नई महादशा में एंटर करेगा, और वो महादशा होने वाली है मंगल की। अगर आप थोड़ी भी बेसिक गणना करें, आप ट्रांजिट्स को अप्लाई करें और महादशा अंतरदशा का इफेक्ट देखें, तो एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ इंडिकेशन हो रहा है। देखिए मार्स क्या है, भारत के लिए मेलेफिक प्लैनेट है, वो एक नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट भी है। अगर आप अष्टांग वर्ग शीट देखें तो आपको दिखेगा फर्स्ट हाउस में 44 बिंदुज है, जो कि बहुत अच्छा है, जो राहु को मजबूत बनाता है। लेकिन सेकंड हाउस में ये स्कोर सडनली डिप हुआ है, जहां पे मार्स बैठा हुआ है, जिसकी महादशा शुरू होने वाली है। तो अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, भारत के ऊपर जो टैरिफ्स लगे हैं, और देश के युवा का जो करंट गवर्नमेंट से जो विश्वास खो रहा है, वो इस आने वाली मंगल की दशा की ही इंडिकेशन है, उसी का प्रभाव है। चीजें तो अभी आगे और गड़बड़ा सकती हैं। सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है, तो नवंबर के महीने में जैसे ही सैटर्न मार्गी होता है, तो जो हमारे करंट जो लीडर हैं, उनकी हेल्थ पे और उनकी फिजिकल सेफ्टी पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। देखिए जो ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इसमें बाहरी ताकतें, जो विदेशी ताकतें हैं, उनका भी कुछ ना कुछ हाथ है। क्योंकि मार्स देखिए 12th हाउस को ये रूल करता है, 12th हाउस फॉरेन इन्फ्लुएंस का होता है। और मेलेफिक वे में जब ये सेकंड हाउस में आया है, सेकंड हाउस देश की स्थिरता का भी होता है, देश के फॉरेक्स रिजर्व्स का होता है, उसका इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा रोल है, उसका देश की कल्चरल वैल्यूज में रोल है। तो मार्स देखिए यूथ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो 18 साल से 25 साल का जो ये वोट बैंक है, ये जो युवा है, ये इस मार्स की महादशा में करंट लीडरशिप से काफी डिस्कनेक्टेड फील करेगा। और नवंबर से लेके फरवरी 2026 तक कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो अप्रिय नेचर की होंगी।
डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है कंट्रीज के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, इंसर्जेंसी बढ़ जाएगी, टेररिस्ट अटैक बढ़ सकते हैं, उसी के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि मार्च की महादशा शुरू भी नहीं हुई और नॉर्थ के रीजन में बारिश से काफी तबाही हुई है। लेकिन देखिए फॉर्चुनेटली फरवरी से भारत के हॉरोस्कोप में राहु की अंतर्दशा आ रही है। राहु जैसा कि मैंने बताया काफी पॉजिटिव प्लैनेट है। तो जो ये कॉन्स्पिरेसीज चल रही है देश को अनस्टेबल करने की फॉरेन पावर्स के द्वारा, वो सफल नहीं होगी। राहु अगेन करंट गवर्नमेंट को, करंट लीडरशिप को एक अपर हैंड दिला देगा। लेकिन देखिए राहु की अंतर्दशा जब भी मार्स की महादशा में आती है तो इसमें ना एक हिंसक, एक वायलेंस का फ्लेवर जरूर होता है, इसमें एक इंस्टेबिलिटी जरूर होती है, अराजकता जरूर होती है। तो 2026 का पूरा साल आपको पॉकेट्स में दिखेगा, देश के कई कई कोनों में जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, टेररिस्ट अटैक होने की भी संभावना है। और देखिए राहु क्या है ना, वो फॉरेन इंडिकेटर है। राहु क्या है, फॉरेन का कारक, फॉरेन एलिमेंट्स को दर्शाता है। मार्स 12th हाउस लॉर्ड है जैसा कि मैंने पहले बताया और मैलेफिक वे में है। तो भारत के ऊपर ना इंटरनेशनल प्रेशर बहुत होने वाला है। ऑलरेडी भारत के ऊपर प्रेशर है कि भारत जो रशिया से ऑयल बाय करता है कि उसमें कुछ वो कमी लेके आए। ये प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा, यूएसए भारत के ऊपर और टैरिफ लगाएगा भी आने वाले समय में। इससे क्या होगा ना, भारत की इकोनॉमी जो ग्रोथ है उस पर काफी असर पड़ने वाला है। मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं और टैरिफ्स ने उनके बिजनेस को बिल्कुल खत्म कर दिया। रातों रात उनका बिजनेस खत्म हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। अब आप इन करोड़ों के नुकसान को कंपाउंड कर दिए तो देखिए लंबे समय तक, 6 महीने तक जब ये टैरिफ एप्लीकेबल रहेंगे तो किस प्रकार ये देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान कर सकते हैं। भारत की करेंसी काफी वीक होने वाली है डॉलर के कंपेयर में, और करंट लीडरशिप जो कि नरेंद्र दामोदास मोदी है, इनको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए 2027 और 28 तो और भी कठिन है। 2027 और 28 जब शनि भारत के 12वें घर में डेबिलेटेड होगा, भारत एक युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकता है, भारत की इकोनॉमी में एक जो है स्टैग्नेशन आ सकती है। और करंट लीडरशिप को सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी दुश्मनों से भी सामना करना पड़ेगा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अपोजिशन जो पार्टी है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, अनरेस्ट फैलाने में कॉन्स्पिरेसीज करी जाएंगी। और अगर आप बीजेपी जो कि करंट रूलिंग पार्टी है, इसका अगर आप फाउंडेशन चार्ट देखें तो आपको दिखेगा ये जेमिनी असेंडेंट है और इनमें जो बड़े लीडर हैं उनमें आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसा कि कई लोग जानते हैं, अमित शाह और योगी, इन दोनों के बीच में एक अनकहा तनाव हमेशा रहा है शुरुआत से, और ये जो तनाव है ये आगे और बढ़ेगा क्योंकि मोदी के बाद यही दो मेन टॉप लीडर हैं। और बीजेपी का फाउंडेशन हॉरोस्कोप क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए जो हमारे जो करंट लीडर हैं उनके लिए एक कठिन समय आगे दिख रहा है। देश को तो चलाना है, उसके साथ साथ अंदरूनी पार्टीज के कलह को भी उनको शांत करना पड़ेगा। तो काफी हद तक करने में वो सफल भी हो जाएंगे। एक परीक्षा होगी, भारत एक बहुत एक गहन परीक्षा से गुजरने वाला है। देखिए भारत के हॉरोस्कोप में विपरीत राजयोग बनता है। कौन बनाता है? वो बनाता है गुरु। गुरु जो कि 11th हाउस लॉर्ड है, 8th हाउस लॉर्ड है, 6th हाउस में प्लेस्ड है। तो जब ऐसे प्लेसमेंट किसी कंट्री के हॉरोस्कोप में होते हैं ना, तो वो कंट्री कुछ समय के लिए काफी स्टैग्नेंट हो जाती है, उसकी इकोनॉमी एक तरीके से एक जगह फंस सी जाती है। तो भारत जो इस चौथे स्पॉट में ना, ये काफी समय तक रहने वाला है। इनफैक्ट कुछ नंबर्स डाउन भी होने लगेंगे। उसी के साथ साथ ये विपरीत राजयोग विपरीत कंडीशंस क्रिएट करेगा, और विपरीत कंडीशंस क्रिएट करने के लिए मार्स की महादशा बहुत आइडियल है। लेकिन जब ये विपरीत कंडीशन स्लो डाउन होगी, जब करंट लीडरशिप और यहाँ के सिटीजन्स उसको फेस करेंगे, उसके बाद रैपिड राइज होगा। विपरीत राजयोग ऐसे ही काम करता है, विपरीत परिस्थितियों से राजयोग होना। तो वो अब एक्टिवेट होने वाला है मंगल की महादशा में। 2029 जब बुध की अंतर्दशा आएगी मंगल की महादशा में, तो भारत को आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। 2029 में ही दूसरा लोकसभा का चुनाव है, डेफिनेटली बीजेपी अगेन गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। और देखिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत अभी कुछ खास नहीं कर रहा है। अगर हम एआई की बात करें, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट भी है, ना तो कोई रिसर्च है, और ना तो कोई यहाँ पे कोई कंपनी फाउंड हो रही है। लेकिन 2029 के बाद वो इकोसिस्टम क्रिएट होगा। भारत का जो टॉप टैलेंट जो बाहर विदेश में जाके काम करता है, विदेश में जाके नाम कमा रहा है, विदेशी कंपनियों को लीड कर रहा है, तो भारत के लिए ही काम करना शुरू कर देंगे। तो 2029 से लेके 2032 तक अगेन भारत की एक फाउंडेशन बिल्ड होगी एक नए तरीके से। उसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर, एआई के ऊपर काफी जो है फोकस होगा। और 2032 से जैसे ही राहु की महादशा लगेगी, भारत का गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। राहु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा 2032 से 35 तक काफी अच्छी होने वाली। इस पीरियड में कुछ ऐसे घटनाक्रम घटेंगे जो भारत की स्थिति को, भारत की पोजीशन को वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छे लेवल पे ले आएगी। उसके बाद राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा और राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा, ये दो अंतर्दशाएं भी भारत के लिए काफी अच्छी साबित होने वाली है। और एक अजीब सा कोइंसिडेंस है, देखिए ठीक 100 साल बाद सन 2047 में भारत राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में आएगा। मैंने आपको बताया कैसे पोखरण के न्यूक्लियर टेस्ट ने, जो कि शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा में हुआ था, भारत को एक नए लेवल पे लेके आया था। अब उसके 100 साल बाद राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ रही है, तो वो दो मेन प्राइम प्लैनेट फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो 2047 में वो समय आएगा जब भारत सच में विश्वगुरु कहलाएगा।
अभी काफ़ी टाइम है देखिए उसमें। लेकिन 2047 ऑनवर्ड भारत की वही पोजीशन रहेगी वर्ल्ड में जो अभी यूएसए की है। जैसे यूएसए पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है, उसी तरीके से भारत 2047 से पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना शुरू कर देगा, गाइड करेगा। देखिए, भारत अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज के लिए जाना जाता है, भारत हिंसा के लिए नहीं जाना जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये तो जो कि एक्सॉल्टेड है 7th हाउस में, वो इमेज प्रोजेक्ट करता है। यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो जाने जाते हैं अपने टैलेंट्स के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए और अपने हार्ड वर्क के लिए। तो यही जो इमेज है ना, ये इंडिया हमेशा अपने साथ कैरी करेगा। जो काल सर्प योग की जो फाइनेस्ट क्वालिटी है वो भारत के हॉरोस्कोप में एक्टिवेट है। होगी भी क्यों नहीं, भारत नागों का देश है जैसा कि मैंने बताया। तो ये काफ़ी ब्लेस्ड कंट्री है और जो सारी ब्लेसिंग्स हैं वो राहु की महादशा में एक्टिवेट होंगी। लेकिन देखिए, अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट समय मंगल की महादशा में काफ़ी कठिन दिख रहा है और आने वाले 6 महीने हम सबको दिखेगा। हर हफ्ते कोई एक नई कॉन्स्पिरेसी आ जाएगी, हर हफ्ते गवर्नमेंट के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस लगेंगे। तो काफ़ी संभल के रहना पड़ेगा। हमारे जो करंट लीडर है नरेंद्र दामोदास मोदी को और बीजेपी पार्टी को आपस में यूनाइटेड होकर रहना होगा, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव आगे जो कुछ स्टेट्स में होने वाले हैं, क्लियरली दिखेगा कि इनका वोट शेयर गिर रहा है। और उसी के साथ साथ जो पार्टी में जो ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, जो इंटरनल जो इनका ये कलह होता है, भी विजिबली सबके सामने आ जाएगा। तो काफ़ी रोचक समय होने वाला है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपके कोई सुझाव हैं, अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। बहुत जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाला है वो वीडियो। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, काफ़ी एजुकेशनल भी रहेगा। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो इन वीडियोस के माध्यम से आप कुछ प्रिंसिपल्स को समझ पाएंगे, कुछ प्रिंसिपल्स को जान पाएंगे। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कंसल्टेशन की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप ईमेल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।